बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ने से पहले आपको कुछ आइडिया है कि हमने एटम पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का। उसमें हमने पढ़ा था कि एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है और हमने कहा था कि एक जो फुल स्टॉप होता है उसमें ऑलमोस्ट 2 मिलियन एटम्स होते हैं। अब अंदाजा लगाएं इतना जो है उसका साइज स्मॉल होता है। उसके बाद उसका मैथ हमने पढ़ा था एक्सरे एनालिसिस में कि उसका मैथ की जो रेंज होती है वो 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम होती है। तो इतने कम मैथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस अवेलेबल नहीं है जो उस मैथ को मेजर कर सके। इसलिए हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मैथ जब फाइंड करना होता है तो हम रिलेटिव मेजरमेंट्स करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मैथ की टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक एटम जो कि कार्बन है उसको स्टैंडर्ड बना लिया और उसके एक एटम को हमने 12 वैल्यू असाइन कर दी और बाकी तमाम एलिमेंट्स के एटम्स का जो मैस है वो इसके साथ मुआजना करके कंपेयर करके फाइंड किया गया। तो इसलिए इसके लिए टर्म इस्तेमाल की गई रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि फर्ज कर लें कि हमने इस कार्बन के एक एटम को हमने 12 वैल्यू असाइन कर दी है। यानी कि समझ लें कि जो मार्कर है इसको मैंने एक कार्बन एटम समझ लेता हूं और इसकी वैल्यू मैं 12 आपको कह देता हूं कि ये 12 इसका वेट है, इसका मास 12 है। अब मैं कहता हूं कि मैग्नीशियम के एक एटम का वजन कितना है, तो मैं बैलेंस के दूसरे हिस्से में मैं एक मैग्नीशियम का एटम जब रखता हूं इसके बराबर तो ये नीचे चला जाता है। जब मैं इसको बराबर करने के लिए इधर कार्बन का एक और एटम रखता हूं तो ये फिर बराबर होता है। इसका मतलब मैग्नीशियम के इस एक एटम का मास कार्बन के 2 एटम्स के वजन के बराबर आ रहा है। इसका मतलब अगर ये कार्बन 12 था और ये भी कार्बन 12 था तो ये दोनों मिला के कितने हो गए 24। इसका मतलब है मैग्नीशियम के एक एटम का वजन, मैग्नीशियम के एक एटम का जो मास है वो कार्बन के मास से डबल है। इसलिए इस एक एटम का मास 12 था और 2 का कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब है मैग्नीशियम के एक एटम का वजन जो है वो 24 होगा। सेम इसी तरह हमने क्या किया, इस तरफ जो है मैग्नीशियम की जगह यहाँ पे क्रिप्टॉन ले लिया और दूसरी तरफ कार्बन का एक एटम लिया, फिर 12, फिर ये नीचे चला गया। हमने इसको बराबर करने के लिए 2 कार्बन एटम रखे तो ये ऊपर तो आ गया लेकिन अभी भी बराबर नहीं आया। इसका मतलब फिर हमने कार्बन के 3 एटम रखे तो 3 एटम रखे तो फिर ये बराबर आ गया। इससे पता चला कि क्रिप्टॉन का जो एक एटम है वो कार्बन के 3 एटम के वजन के बराबर है। इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी कि क्रिप्टॉन का वजन कार्बन के 3 एटम्स के वजन के बराबर है। तो कार्बन के एक एटम का वजन 12 है तो 3 का कितना हुआ 36। तो इस क्रिप्टॉन का वजन भी कितना होगा 36। तो क्रिप्टॉन का एक एटम का वजन 36 आया। तो ये जो मैंने वेट फाइंड किया है, ये जो मास फाइंड किया है वो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके किया। इसको भी 24 जो आया इसके साथ कंपेयर करके आया। इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास फिर क्या होगा, इसको अब हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वो मास जो कार्बन के एक एटम के साथ मुआजना करके निकाला हो, जिसकी वैल्यू हमने कितनी असाइन की है 12। इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द वन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन मफहूम मैंने उसका आपको समझा दिया है कि हमने कार्बन को यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया, उसकी वैल्यू को 12 असाइन किया और दूसरे तमाम एटम्स का जो मास है इसके साथ कंपेयर करके फाइंड किया। इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इससे ये भी पता चला कि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन से ट्वाइस हैवी है, 2 गुना वजन में है, और क्रिप्टॉन का एक एटम कार्बन से 3 गुना ज्यादा वजन में है। तो इससे पहले कार्बन को जो है स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया, इससे पहले ऑक्सीजन और उससे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया जाता था। लेकिन अब जो मॉडर्न और लेटेस्ट रिलेटिव एटॉमिक मास की मेजरमेंट है उसमें कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों बनाया जाता है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि कार्बन का जो 12 आइसोटोप है वो जो है अबंडेंटली एग्जिस्ट करता है और स्टेबल फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन आपको मैंने समझा दी है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि इसका यूनिट क्या होगा। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास ये तो डिसाइड कर लिया कि कार्बन 12 के साथ बाकी तमाम एटम्स का मास फाइंड करते हैं रिलेटिवली। तो एटॉमिक मास
का यूनिट क्या होगा? तो एटॉमिक मास यूनिट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है 9th वगैरह में। तो एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास का यूनिट होता है। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए कार्बन की वैल्यू कितनी है? 12। इस 12 वैल्यू को हम 1 बनाना चाहते हैं, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 12 पे डिवाइड कर देंगे। यानी कार्बन का जो एक एटम है, फर्ज करें मैंने इसको कार्बन 12 कहा था, इसके 12 हिस्से कर लें। जब इसके 12 हिस्से कर लेंगे तो जो एक हिस्सा आएगा वो 1 AMU कहलाएगा। क्या मतलब? कार्बन के एक एटम 12 का 12वां हिस्सा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि कार्बन 12 यानी कि कार्बन का एक एटम जिसकी वैल्यू 12 है, उसके 12 हिस्से कर लें तो जो एक हिस्सा आएगा वो 1 AMU कहलाएगा। इसका 1/10 क्यों नहीं किया? 1/8 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने यूनिट बनाना होता है 1 आया आंसर। तो ये 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तभी आंसर 1 आएगा, ये बात याद रखनी है। तो 1 AMU को डिफाइन कैसे करेंगे? 1/12 ऑफ द mass of 1 atom of carbon 12 is called 1 AMU। अब इस 1 AMU को हमने डिफाइन कर लिया। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास डिफरेंट एटम्स के फाइंड किए गए और आपकी बुक में कुछ लिखे हुए हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हाइड्रोजन का कितना है? 1.008 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU, नाइट्रोजन का जो है वो 14 AMU, कार्बन 12, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, ये मैंने कुछ सिलिकॉन 28, 31, सल्फर 32, कैल्शियम 40, पोटेशियम 39, ये कुछ मैंने एटॉमिक मास जो है वो लिखे हुए हैं। इनको आपने याद करना है। अगर आप ये याद नहीं करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन और ये कर लेंगे डेफिनेशन दोनों की, तो फिर अगले जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं हमारे, उसमें आपको मुश्किल होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल आपके फिंगर टिप्स पे आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से उसको कर सके, उसमें आप एक्सपर्ट हों, उसके लिए आपको एटॉमिक मास को याद करना पड़ेगा। इसको एटॉमिक मास को याद करना पड़ेगा। इसलिए एटॉमिक मास आपको सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तकरीबन मैंने 90% वो लिख दिए जो पूरे चैप्टर में आगे यूज होने हैं। एक दफा याद कर लेंगे तो आपको पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में कोई मुश्किल नहीं होगी। जब आपको एटम्स के एटॉमिक मास याद होते हैं तो फिर आप मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूला मास निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जांपल वाटर है, इसका मास फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का आपको अगर आप याद है कि 1 होता है, ऑलमोस्ट 1, और 2 हाइड्रोजन है तो कितना होगा? 1 × 2, और इन प्लस ऑक्सीजन का 16। यानी कि किसी मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स का एटॉमिक मास लिखें और उनको जमा कर दें, तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। देखें यहाँ पे 16 + 2 × 1 2, 18 आंसर आ जाएगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, और 4 का कितना होगा? 1 × 4, 4 + 12 16। अमोनिया, नाइट्रोजन देखिए आपने अगर याद किया होगा 14 प्लस हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, 1 × 3 तो 17 आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन का, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन एक आइटम का 16, 4 का कितना हो जाएगा? 64, सबको ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज का 180 होता है, सुक्रोज का 342 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। ये तमाम जो मॉलिक्यूल मैं बोल रहा हूँ ये आगे सारे हमने यूज करने हैं। अगर आपके इनके मॉलिक्यूलर मास आपको जुबानी याद होना जरूरी है, उसके लिए एटॉमिक मास अगर ये आप याद कर लेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास अगर आपको याद होंगे तो आने वाले अगले जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपको इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करें, तो आप डिफाइन करेंगे, और जो एटॉमिक मास यूनिट इसके साथ उसको भी डिफाइन करें तो आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।